नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश में औरतों को देवी का स्थान दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई में हमारे देश में हम अपनी औरतों को देवी के स्थान पर रखते हैं? ऊंचे ओहदों पर बैठे तमाम ऐसे लोग आज महिलाओं को एक ऐसी नजर से देखते हैं जहां सेक्स अब्यूज एक ऐसा शब्द हो गया है जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अपने घरों में भीतर देखने को मजबूर हो जाते हैं और ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारे घर की महिलाएं वाकई में अगर घर से बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित हैं या नहीं। आज इसी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रेखा अग्रवाल जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर फोगट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक है। साध्वी जया, धर्म के बारे में तमाम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तिका नंदा, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुजा कपूर, मनोवैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृणाली बसाक, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ गोदर जी मौजूद है, स्नीता गोदर जी, जो कि टीम अन्ना में भी हैं और साथ साथ समाज के लिए बहुत कुछ करती भी रही हैं। कई और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इन सबों से बातचीत करेंगे और कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कुछ बच्चे भी। लेकिन आइए सबसे पहले, आखिरकार क्या हो गया है? क्या पद, क्या अहंकार, क्या यूं कहें कि एक जगह पर जाकर बैठ जाना और वहां से आप किसी की जिंदगी को कैसे निर्धारित करें, ये अपने आप में एक व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप किसी का शोषण कर सकते हैं? क्या पद और शोषण एक साथ चलते हैं? देखिए रिपोर्ट। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। इंसाफ के रक्षक, बड़े बड़े अधिकारी, धर्म के ठेकेदार, हर कोई मानो हिंदुस्तान की बेटियों को खिलौना समझने लगा है। एक ऐसा खिलौना जिसे वो अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। और शायद यही वजह है कि हमारी बेटियों को हर कदम पर दहशत, हर मोड़ पर खौफ का सामना करना पड़ रहा है। घर से लेकर दफ्तर तक, सड़क से लेकर सुनसान कोनों तक, आज के हिंदुस्तान में आप जहां भी जाएंगे वहां महिलाओं पर जुल्मों की दर्दनाक कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। जिन बेटियों को देवी का रूप मानकर हम लोग पूजते हैं, उन्हीं बेटियों को वहशी दानवों के चलते चेहरा छिपाकर चलना पड़ता है। कभी निर्भया तो कभी गुड़िया। हमारा देश हर उस लड़की को एक नाम दे देता है जो इंसान के अंदर छिपे हैवान के शिकार हो जाती है। इन बेटियों के लिए सड़कों पर लोग निकल आते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, यहाँ तक कि सरकारें भी हिल जाती हैं। कहने को हमारा समाज सब कुछ करने का दम भरता है, लेकिन वक्त के थपेड़े मानो हमारे अंदर के इंसान और इंसानियत को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। कानून बनाकर, अपना विरोध जताकर हमें लगता है कि कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन ये सब कर्तव्य नहीं, बल्कि शायद इंसान की कमजोरी को छिपाने का जरिया बन गया है। जो शैतान हमारी बेटियों के दामन को छलनी करते हैं, वो हमारे अंदर ही छिपे हैं। और कभी कभार किए गए आंदोलन या प्रदर्शन इस हैवानियत को खत्म नहीं कर सकते। अगर इस देश में बेटियों और बहनों को महफूज रखना है, तो जरूरत है उस अधूरी शपथ को पूरा करने की जो हम लोग हर बलात्कार या दरिंदगी के वक्त उठाते हैं। अपराधी को सजा देने भर से दरिंदे खत्म नहीं होंगे। अगर इस दरिंदगी को जड़ से हटाना है तो पूरे समाज को बदलने की जरूरत है, और वो भी बहुत जल्द। क्योंकि अगर हम अब नहीं जागे तो हमारी देवियां इस दहशत से शायद ही कभी बाहर निकल पाएं। दहशत में देवी।
तो आइए, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मधुश्री जुड़ रही हैं, जो कि एक गायिका हैं, बॉलीवुड में हैं, और शमी मनन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं। आप सबों का स्वागत है। शुरुआत अगर इस बात से करें कि जब 16 दिसंबर की वारदात हो रही थी, उस वक्त अगर हम उस इंटर्न की बात को समझें तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज अपने इंटर्न के साथ बदसलूकी कर रहे थे। उनकी चर्चा बाद में करते हैं। पहले मैं अपने दोस्त तरुण तेजपाल की बात करता हूं। बहुत अच्छे से जानता हूं उन्हें, लेकिन जो आरोप आज उनके ऊपर लगते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले उनकी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तरुण तेजपाल को हम सब बहुत व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, पत्रकार के तौर पर, लेकिन क्या वाकई में उन्होंने पत्रकारिता के मापदंडों को, मानदंडों को और एक एडिटर की गरिमा को आगे रखा है? जिस तरीके से तथ्य सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है। जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, इसके बाद उन पर विश्वास कर पाना संभव नहीं होता दिखाई दे रहा। जाहिर सी बात है, जांच का विषय है, बताया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और चर्चा इस बात से शुरू करते हैं कि आखिरकार ये क्या मानसिकता है कि आप जैसे ही किसी लड़की को अपने सामने देखते हैं, आप अपना आपा खो बैठते हैं, चाहे आप उसके बॉस क्यों ना हो, चाहे आप उस लड़की के पिता तुल्य क्यों ना हो। देखिए रिपोर्ट। सेक्स स्कैंडल में फंसे तरुण तेजपाल, महिला पत्रकार के यौन शोषण का आरोप। हमेशा अपने खुलासों से तहलका मचाने वाले खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल पर यौन शोषण के आरोप लगे तो ये खबर आग की तरह फैल गई। सोशल साइट से लेकर महिला संगठन और राजनीतिक दल तेजपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ऐसी पत्रिका जो दूसरों की गलतियों को उजागर करने का दंभ भरती है, लेकिन अपने यहां हुए सेक्सुअल हरासमेंट के मामले को अंदरूनी मामला बता रही थी, और आरोपी तरुण तेजपाल ने माफी मांगते हुए प्रायश्चित के नाम पर खुद ही अपनी सजा भी मुकर्रर कर ली। गौरतलब है कि तेजपाल पर तहलका में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। तेजपाल गोवा में मैगजीन के इवेंट थिंक 2013 के दौरान लिफ्ट में महिला पत्रकार के साथ ओरल सेक्स की कोशिश का आरोप है, और वो भी एक नहीं 2 बार। इतना ही नहीं, तेजपाल ने पीड़ित को जॉब से निकालने का डर भी दिखाया। हैरानी की बात यह कि इस कार्यक्रम में पहले दिन डिस्कशन का टॉपिक था द बीस्ट इन आवर मिड्स्ट, रेप सर्वाइवर्स स्पीक देयर स्टोरीज, यानी दरिंदे हमारे बीच, रेप पीड़ितों की कहानियां उन्हीं की जुबानी। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इस डिबेट की मॉडरेटर थी मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी, जो इस मामले को शुरू में अंदरूनी बता रही थी, लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बाद वो बैकफुट पर आ गई हैं। मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को जब गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ रेप केस दर्ज किया तो तेजपाल के सुर भी बदल गए और उन्होंने इसे साजिश करार दिया। मुझे फंसाया जा रहा है और आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार झूठ बोल रही है। मेरे वकीलों को पता है कि मुझे फंसाया जा रहा है और राजनीति से जुड़े कुछ लोग इसके पीछे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला पत्रकार ने 18 नवंबर को जब तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी से यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, तो अगले दिन यानी 19 नवंबर को तेजपाल ने अपने माफीनामे में माना था कि उन्होंने महिला पत्रकार की सहमति के बिना 2 बार यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी। तेजपाल ने शोमा चौधरी को भेजे ईमेल में लिखा था, मैं मानता हूं कि मैंने दोनों को विश्वास और आदर के रिश्ते को तोड़ा है। उसकी इच्छा न होने के बावजूद 7 और 8 नवंबर को मैंने यौन संबंध बनाने की कोशिश की। इसके लिए बिना शर्त मैं माफी मांगता हूं। ये ईमेल तरुण तेजपाल के ताजा स्टैंड को झूठ साबित करती है, लेकिन इस घटना के बाद से मीडिया की विश्वसनीयता दांव पर लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आप उस लड़की के ईमेल को पढ़ते, जो हम में से कुछ पत्रकारों ने पढ़ा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते। अपने आप को जिस तरीके से आप वहां पर रखते, आप शायद विश्वास भी नहीं कर सकते थे। जिस लड़की ने ये ईमेल लिखा है, जिसके ऊपर ये अत्याचार की बात कही जा रही है, वो तरुण तेजपाल की बेटी की बहुत करीबी दोस्त है, और उसके साथ अगर इस तरह का अत्याचार होता है, अगर ये तमाम बातें सत्यापित होती हैं, तो कई सवाल खड़े होते हैं यहां पर। शुरुआत करता हूं वर्तिका आपसे। पत्रकारों के बीच में जाहिर सी बात है, आज हम सब अपने आप को अपने भीतर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हम लोग सुनते जरूर आते थे, लेकिन ये मामला पहला बड़े तौर पर सामने आता हुआ दिखाई देता है। आज क्या वाकई में आत्मनिरीक्षण की जरूरत है? पहली बात। और दूसरी बात, एक संपादक क्या वाकई में इस तरीके से अपनी जूनियर स्टाफ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, और क्या वो स्टाफ इसे बर्दाश्त करती है? जो लोग हैं वो सालों से इस बात को जानते हैं कि शोषण होता रहा है अलग अलग तरीके से,
लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या जो हमेशा रही कि अगर आप आवाज अपनी उठा दी, बाहर की दुनिया, मीडिया के बाहर की दुनिया ये मानती है कि जो लड़कियां मीडिया में हैं वो सबला है, एम्पावर्ड है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, क्योंकि वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन में काम कर रही है। अगर वो अपनी आवाज उठाती है, बाहर वालों को हैरानी होती है और बाहर वालों को लगता है अगर अपने आप को नहीं बचा पाई तो रिपोर्टिंग क्या करें, और अंदर वाले तुरंत एकजुट हो जाते हैं। आप याद कीजिए, तमाम इतने सालों में जितने केसेस मैं और आप जानते हैं और बाकी लोग जानते हैं, कितने पुरुषों पर एक स्ट्रिंजेंट एक्शन उठाया गया, लेकिन वो लड़कियां जरूर लापता हो गई जिन्होंने कभी ये कहने की कोशिश की कि उनके साथ कुछ हुआ। ये कहना चाहती हैं कि दरअसल पत्रकारों के बीच में ही सहनशीलता नहीं है, वो नहीं बर्दाश्त करना चाहते कि कोई भी व्यक्ति कोई भी लड़की किसी भी व्यक्ति पर अपने ऊपर किए गए शोषण को सामने रखे। ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और ये भी मानता है कि अगर कोई लड़की आकर बोल रही है तो वो किसी ना किसी तरह से एलिनेट हो जाती है, उसको एक अलग ग्रीप में डाल दिया जाता है और लड़कियां भी इस डिफेमेशन से आमतौर पर अपने आप को उठा नहीं पाती। लेकिन इसके बावजूद मैं ये भी कहूंगी कि मीडिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो साथ देने को तैयार भी हैं। कुछ लड़कियों का अपना डर भी है, संकोच भी है, शर्म भी है, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन इस मामले ने इस बात के दरवाजे हमेशा के लिए अब शायद खोल दिए हैं कि अब अगर मीडिया के अंदर ऐसी कोई चीज होगी तो खुद मीडिया अपने अंदरूनी सफाई के लिए सामने आएगा। ये बहुत बड़ा कदम है जो हमने पॉलिटिकल पार्टीज में आमतौर पर होता नहीं देखा। बिल्कुल, अन्य जगहों पर तो लोग मानते हुए दिखाई नहीं देते, कम से कम तरुण ने इतना तो किया कि उसने माना। ये बात अलग है कि अब अपनी बात से वो पलट रहे हैं। मीडिया ने भी साथ में उसको लेकर दोस्ती के बावजूद, वो भले आपके अच्छे दोस्त हैं तब भी आप स्टोरी कर रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं और बाकी लोग ये अपनी बात अलग जगह है। रेखा जी, इस पूरे मामले के अगर हम मान लीजिए कि तरुण के इस पूरे केस को ही देखें, इसमें स्यू मोटो काम करना पड़ा गोवा पुलिस को, क्योंकि कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। क्या प्रावधान है, कैसे इस तरह से आप आवाज उठा सकते हैं ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके और सामने आ सके? देखिए, सबसे पहले तो हमारे संविधान के अंदर ये हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर उसके साथ कोई भी तरह की ज्यादती होती है, और विशेषकर जैसे अभी हम जो हमारा टॉपिक है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो उसके अंदर कोई भी जो पीड़िता लड़की है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना देने का हर व्यक्ति को अधिकार है। जैसे इस लड़की के साथ में गलत काम हुआ था, भले उसकी हिम्मत नहीं हो, भले कुछ दिन के बाद भी हिम्मत वो जुटा पाई और अपनी बात को बुलंद कर पाई, लेकिन यहाँ इस केस में भी इस लड़की ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, अभी तक दर्ज नहीं कराई है। तो ऐसे केस के अंदर भी, या कोई भी केस की अगर हम बात करते हैं, तो पहली बात तो कोई भी इसके अंदर सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। अगर इस लड़की ने अपनी कंप्लेंट खुद नहीं दर्ज कराई, गोवा पुलिस ने भी सुओ मोटो एक्शन लिया है, पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं भी होती तो कोई तीसरा व्यक्ति भी उस लड़की के बिहाफ के ऊपर जाके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे सकता है, ये कहकर कि मेरे पास इस तरह की उस लड़की ने अपनी कंप्लेंट को कन्फाइड किया है और उसके बिहाफ के ऊपर मैं यानी जो इस लड़की के सहयोगी थे वो भी चाहते तो इस मामले को आगे रख सकते थे। कानून में कहीं नहीं लिखा कि कंप्लेनेंट सिर्फ पीड़िता को ही करनी पड़ेगी, उसके बिहाफ के ऊपर भी हो सकती है। जी डॉक्टर फोगर, जरा ये बताइए, क्या मानसिकता होती है एक व्यक्ति की, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ताकतवर जगह पर बैठा है, जानता है कि किसी की किस्मत बना या बिगाड़ रहा है, क्या चलता है उसके दिमाग में जब वो ये सोच लेता है कि आज मैं कुछ भी करके बच निकल सकता हूँ? मैं एक मानसिकता तो एक बात है ही कि हमारे समाज में, जो वर्तिका ने कहा कि यहाँ कोई केसेस का कोई एंड रिजल्ट होता नहीं है एक्सेप्ट एक 16 दिसंबर, क्योंकि जब इतने लोग खड़े हो गए, पूरा देश खड़ा हो गया, तो उसका एंड रिजल्ट कुछ निकला। जब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलना है तो एक जो क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति होता है या जिसको पावर प्ले करना है किसी के साथ, लेकिन जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं वो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। एक वरिष्ठ संपादक क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है तो क्रिमिनल ही है ना वो, तो आप कैसे कह दोगे? जब क्रिमिनल माइंड तभी हो जाता है जब आप किसी भी क्राइम के बारे में सोचना शुरू करते हैं और करना शुरू करते हैं। उनको जब अपना लेटर लिख रहे हैं उनको पूरा समझ है इस बात की कि वो लड़की नहीं राजी थी, ये उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। तो जब आपको पता है वो नहीं राजी है तो आप इस तरीके के आगे, अगर इसमें आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो आप जानते थे कि आपने कुछ गलतियां कर रहे हो। बिल्कुल अनुजा जी, यही मानसिकता की बात मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ। ये पावर प्ले का गेम है या क्या कहेंगे इसे आप? मैं अभी तो पावर कहूंगी, और जहाँ पर मेरी सहयोगी बोल रही हैं, इसको मेंस रिया कहा जाता है। मेंस रिया के अंदर अगर गिल्टी माइंड है, आपको प्लानिंग मिल जाए, आपको मौका मिल जाए और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, नॉलेज हो कि ये चीज ऐसे हो सकती है, तो वो चाहे कहीं पर भी किसी कोने पर भी आप होंगे, आप उसको एक्ट कमिट कर देंगे। और यहीं पर जब एक बंदे की मेंस रिया जहां शामिल हो जाए तो उसको क्रिमिनल कह दिया जाता है और वो एक ऑफेंडर हो जाता है जब वो उसके साथ एक्ट कमिट करता है। और यहाँ पर मुझे यही कहना भी है आगे कि जहां पर इस तरह की पोजीशन होती है वो सिर्फ घर नहीं है। अब आप देख रहे वर्क प्लेस है, आश्रम है,
तो सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अब ये चीजें निकल कर आ रही हैं। के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। जया जी, अभी तक तो आप आसाराम जी और तमाम नित्यानंद और तमाम लोगों के बारे में सफाई देती हुई कई जगह या उनके विरोध में खड़ी दिखाई देती रही। सफाई, मैंने पूरी बिरादरी की बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, आपके ऊपर व्यक्तिगत नहीं, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि हर जगह यही हो रहा है। अजय जी, पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूंगी कि मैंने कभी भी जो संत समाज में कहूंगी, पहली चीज़ तो आसाराम जी हैं या नारायण साईं हैं या जो अभी हाल फिलहाल भी बीच में कुछ जैसे ये उन्नाव की जो खुदाई हुई है, जहां अंधविश्वास है, जहां पाखंड है और जहां भगवा वेश के पीछे जिन लोगों ने, जो छद्म वेशीय लोग हैं, इनका हम लोगों ने, मैं और मेरी संस्था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने कभी भी इन लोगों का फेवर नहीं किया है। वी हैव नॉट फेवर्ड देम एंड वी हैव नॉट प्रोटेक्टेड देम। लिप्त है ना, वहाँ चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर भी है। इस चीजों को हम खोलते आए हैं, समाज को जागरूक करते आए हैं कि वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है और ये चीज समाज को समझने के लिए है। लेकिन जो अभी हमने चर्चा उठाई है, आपने वर्तिका जी से भी बात की, हमने कानूनी पक्ष को भी लिया, साइकोलॉजिस्ट की भी बात हमने सुनी, और अगर बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द वुमेन राइट्स फॉर आई थिंक लास्ट 10 years, तो मैं इस चीज पर आपका ध्यान जरूर डालना चाहूंगी कि हम लोगों ने जिस चीज को आज हम इतने बड़े पैमाने पे सफर कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि जो महिलाओं की जो हमने इमेज क्रिएट की है, एक सबॉर्डिनेट, एक अकम्पनिंग बॉडी की, और एक जो प्रोडक्ट के रूप में हम महिला को लाए हैं। आज अगर आप रिसर्च को देखें तो 10, आपने जो बात कही प्रोडक्ट्स के तौर पर, मैं इसको जरा लेकर आगे चलना चाहूंगा, माफ कीजिए जाएगी, वक्त थोड़ा सा हम इसको जरा आगे बढ़ाना चाहेंगे। रिसर्चर्स कहती हैं इस बारे में कि हाउ मीडिया हैज पोर्ट्रेड वुमेन, चलिए हम इस पर हाउ इट इज, टीना जी इसके लिए वाकई में बिल्कुल एक्चुअली हाउ इट मैं ये किस कमोडिफिकेशन पर आके बात करता हूँ। जरा हम चलते हैं मुंबई। शमीम जी इस वक्त हमारे साथ हुए। शमीम जी, बॉलीवुड में तो माना जाता है कि महिलाओं को एक अलग नजरिए से ही देखा जाता है, क्या यही वास्तविकता है? क्या महिलाओं को वहां पर एक कमोडिटी के तौर पर ही देखा जाता है, जैसा कि विजया जी कह रही? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं टीवी इंडस्ट्री में काम करती हूँ और मैं टीवी शोज करती हूँ जहाँ पे विमेन ओरिएंटेड शोज ही ज़्यादा सीरियल्स बनते हैं। वहाँ पे जो विमेन होते हैं, जो फीमेल एक्टर्स होते हैं, उन्हीं को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है स्टोरी में। तो हमें अपने सेट पे बहुत ही रिस्पेक्ट मिलते हैं बाहर से भी। और मुझे नहीं पता बाहर के लोग, बॉलीवुड एक्टर हो या टीवी एक्टर्स हो, उनके बारे में क्या सोचते हैं। आई हैव नो आइडिया। मे बी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो आप ये इंडिया कहना चाहते में हैं कि तमाम बातें कही जाती हैं कास्टिंग काउच की और तमाम अन्य बातें, या जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन की बात बाहर निकल कर आती है गाहे बगाहे, वो सब अनर्गलर बातें हैं, सिर्फ हवा की बातें। जी एक सेकंड प्लीज, जरा जी नहीं, बिल्कुल ऐसा हवा की बात नहीं है। बट हाँ, ऐसा मैंने भी काफी स्टोरीज सुना है जो कि फिल्म के कास्टिंग काउच के बारे में मैंने काफी स्टोरी सुना है। बट लकीली मैं अभी तक वो चीज मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो फिर मैं इसलिए मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने देखा ही है ऐसा होते हुए या मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ऐसा चीजें होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, सिर्फ टेलीविजन या बॉलीवुड में नहीं। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, जैसे अभी तहलका वाली चीज है, वो भी मतलब इट्स सेक्सुअल हरासमेंट, तो लाइक कास्टिंग काउच, वो सेक्सुअल हरासमेंट की बात हम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड में होती है। जी मैं आता हूँ एक सेकंड। अलका जी, राजनीति के क्षेत्र में बहुत पुरानी कहावत है, सीढ़ियां चढ़नी है तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी, मजबूर जो है महिलाओं को हर क्षेत्र में किया जाता है, मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करूंगी। पर ये महिलाओं के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि वो झुक जाए या वो आवाज उठाए और वो लड़े और एक्सपोज करे ऐसे लोगों को जो उन्हें मजबूर करते हैं। इस केस में भी जिस तरीके से मैं कह रही हूँ, बहुत से केस आज प्रोफेशन के साथ जोड़कर मत देखिए कि राजनीति में है या बॉलीवुड में। अभी जो बयान मैं सुन रही थी, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए तहलका के एक बड़े संपादक हैं, किसी भी प्रोफेशन से आप भूल जाइए, वो राजनीति है, बॉलीवुड है, कुछ भी है। एक आदमी एक औरत को जिस नजर से देख रहा है वो सबके सामने है, प्रोफेशन भूल जाइए आप। और जो हदें पार कर रहे हैं, 16 दिसंबर के बाद लोग सोचा था बदलाव आएगा, सोच और मानसिकता में बदलाव आएगा। हमने कानून बदल डाले, लेकिन सोच और मानसिकता दिखती है कि एक बहुत बड़े मैगजीन के जो संपादक है तरुण तेजपाल, उनकी भी सोच एक लड़की को लेकर वही है जो मैं माफी चाहूंगी 16 दिसंबर के उन लोगों की थी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही बरनाली जी। क्या यही चीज
आज कोर्ट्स में भी देखने को मिलती है? क्या वहां भी आपके सहयोगियों को शायद यही फेस करना पड़ता रहा हो, क्योंकि 1-2 मामले तो सामने आ चुके हैं? देखिए, आई एम श्योर मतलब कोर्ट्स में भी, जैसे कि अलका जी ने अभी बताया, ये प्रोफेशन भूल जाइए, कोई भी प्रोफेशन है, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कोई आवाज उठाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। तो बहुत लोग मतलब ये सोच के चलते हैं कि ये एक डर भी होता है जो नए नए ज्वाइन करते हैं कि आगे जाके जॉब का खतरा हो सकता है, या यहाँ पे भी एक बदनामी का डर होता है। तो ये मानसिकता चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आवाज उठाना बहुत हिम्मत की बात होती है इसमें। तो चाहे ये कोर्ट्स की बात हो या कोई भी और भी प्रोफेशन की बात हो, बहुत गट्स चाहिए होता है कि ये प्लेस करें, बिकॉज ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है आगे के लिए और आगे की नौकरी के लिए भी। और उंगली आखिर लड़कियों के ऊपर ही उठता है, ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है, और केसेस तो रजिस्टर्ड होने से रही, ये केसेस भी मतलब रजिस्टर नहीं होते। इंसाफ के लिए लड़ने वाली महिलाएं भी खुद अपने ऊपर होने वाले जुल्म को झेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ द केसेस आर लाइक दैट। चलिए टीना जी, आवाज उठाने की बात तो चलिए दूसरी बात है, लेकिन जब महिलाएं खुद ही अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में कुछ कहने को तैयार ना हो, तो फिर समाज को बदलने की जरूरत क्या है? ऐसे ही रहने देते? नहीं, आप मुझे लगता है अगर ऐसी मानसिकता के साथ हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं घर पे बैठ जाएंगे जाके। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, जरूर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जैसी महिलाओं के साथ भी होता है। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी में करीब 7 साल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आदमी एडवांसमेंट लेने की कोशिश करता है। आप कहाँ पर बैरियर लगाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर महिला लगा पाए ऐसा भी सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल काम है। पर जैसे मेरी एक सहयोगी जो बॉलीवुड से है वो बता रही थी कि कमोडिफिकेशन महिलाओं का, मैं एक करेक्ट करना चाहूंगी कि उन्होंने कोई चीज ऐसे एक्सपीरियंस नहीं की होगी, पर हम यहाँ पर, और जया जी पोर्ट्रेयल की बात कर रहे हैं कि आप कॉन्डम की एड में महिला आ रही है, उसके बाद डीओ की एड में महिला आ रही है कि आप डीओ लगाते हैं तो 25 महिलाएं आ रही हैं। आप एक शेविंग क्रीम महिला के गलत पोर्ट्रेयल के बिना नहीं बेच सकते। एक बात अजय, और प्लीज लेट मी कंप्लीट। नहीं, हम लोग उस पर वापस आएंगे, लेकिन आज जरा अपने टॉपिक पर ही रहे। सामान बेचने की बात हम किस दिन और बेचेंगे, लेकिन आज जरा हम इस पर बात करें कि क्या महिला, जया जी हम इस चर्चा पे वापस आइए। अगर महिलाओं को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जाहिर सी बात है सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। मैं वापस आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा, हमें जरा उस चर्चा को जरा वापस आते हैं। सुनीता जी, खेल के क्षेत्र में भी यह अछूता नहीं रह गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से आती हूँ और जिस लेवल पे पहुंची हूँ, एशियन चैंपियन है, यानी कि नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन जरूरत यह है कि कमजोर समझा जाता है लड़कियों को वस्तु, जो कमोडिटी बोल रही है, बिल्कुल सही बात है। और अगर अब लड़कियों को यह सीखना है, औरत को यह सीखना है, लर्न टू से नो। जैसे ही पहला इनडिसेंट जेस्चर होता है, तो हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, लर्न टू से नो सुनीता जी, लेकिन कोई नो तो बोलता ही नहीं है, आवाज जल्दी उठती नहीं है। नहीं। अगर आज ये आवाज अगर जी माफ ऐसा नहीं है, अच्छा चलिए, ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन। क्या आप लोग को नहीं लगता कि वाकई में आवाज आप लोग को उठानी चाहिए? आवाज उठानी चाहिए। और मैं काउंटर करना चाहूंगी शमीम जी को भी, जिन्होंने कहा कि इतना ज्यादा फोकस विमेंस पे दिया जाता है सीरियल्स में। जो फोकस दिया जाता है सीरियल्स में, वो दिया जाता है कि हाँ वो सप्रेस होती जा रही है, और एक कॉम्प्रोमाइज के नाम पे उनको नारी कहा जाता है कि हाँ नारी है तो कॉम्प्रोमाइज करेगी ही करेगी, जबकि ये चीज गलत है। ये देश वीरांगनाओं का है, ये देश झांसी की रानी का है। बिल्कुल। जरा आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग एकदम चुपचाप बैठेंगे? एक्चुअली ये सब जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और आजकल जैसे अभी हमारे साथ, हम लोग हॉस्टल से निकल रहे थे, लेकिन हमें हमारी वार्डन ने मना कर दिया कि ऑटो से सेफ नहीं है, तुम लोग नहीं जा सकते हो। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते इस डर की वजह से कि ये पता नहीं बाहर निकलती हमारे साथ क्या हो जाए। कई महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आइए जरा एक और रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। ये रिपोर्ट एक IAS अधिकारी की है, जिसके बारे में अभी हाल फिलहाल ये केस दर्ज किया गया है। परसों बलात्कार का ये मामला है और उनके साथ काम करने वाली एक महिला ने लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। IAS अधिकारी पर रेप का आरोप, उत्तराखंड के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पर आरोप, नौकरी का झांसा देकर रेप का आरोप। उत्तराखंड सरकार के IAS अधिकारी JP जोशी पर लगा है संगीन इल्जाम। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि नौकरी का झांसा देकर उत्तराखंड के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने उसके साथ कई बार रेप किया। जोशी ने पीड़ित को जान से मारने की भी धमकी दी थी। आप खुद सुनिए IAS अधिकारी की हैवानियत का सच। पिछले 10 महीने से
वो मेरा नौकरी का, सरकारी नौकरी का झांसा देकर जेपी जोशी जी मेरा लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न। उसके अपहरण की कोशिश भी की गई। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आईएएस अधिकारी ने उसकी एक अश्लील सीडी भी बनाई है, जिसके जरिए उसे ब्लैकमेल किया करता था। किसी तरह जान बचाकर पीड़ित उत्तराखंड से दिल्ली आई और उत्तराखंड सरकार के आईएएस अधिकारी जेपी जोशी के खिलाफ पांडव नगर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। दिल्ली के पांडव नगर थाने में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। 26 साल की इस युवती ने आरोप लगाया है कि नौकरी का झांसा देकर इसके साथ कई बार शोषण किया गया। फिलहाल ये जो मामला है दिल्ली के पांडव नगर में दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने इस पे 0 FIR है जो दर्ज कर ली है और चूंकि ये मामला जो है ये उत्तराखंड का है तो दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले को है ट्रांसफर कर देगी। FIR के मुताबिक आईएएस अधिकारी जेपी जोशी पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी का झांसा देकर पीड़ित से कई बार रेप किया। जुबान खोलने पर दी जान से मारने की धमकी। दिल्ली के पांडव नगर में FIR दर्ज, धारा 376 और 506 में मामला दर्ज। जेपी जोशी जो दोषी है उनके खिलाफ उन्होंने इस मामले के बारे में CD भी बना रखी थी उसकी, और CD बना करके उसको ब्लैकमेल करने का प्रयास भी किया। अपहरण की भी उन्होंने इसमें शिकायत दर्ज करवाई है और फिलहाल वो अपने डर की वजह से उत्तराखंड को छोड़कर दिल्ली आई हैं और दिल्ली में उन्हें पांडव नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर ली है। पुलिस की एक टीम भी उत्तराखंड जाकर आईएएस अधिकारी जेपी जोशी से पूछताछ कर सकती है। तेजश्री जोशी, न्यूज नेशन, दिल्ली। ऐसे मामले दिन दुगुने रात चौगुने आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। रुकते हम यहाँ पर कुछ देर के लिए और वापस आकर चर्चा इस बात से शुरू करेंगे कि क्या महिलाएं खुद ही अपने आप जिम्मेदार हैं कि उनके ऊपर इस तरह की बातें होती चली जा रही हैं? क्या वो खुद आवाज नहीं उठाना चाहती उन तमाम अपने साथियों के लिए जो शायद इस शोषण का शिकार हो रही हैं? बने रहिए हमारे साथ। तो अब चर्चा इस बात पर करते हैं कि क्या महिलाएं सबसे पहले उन तमाम महिलाओं पर अविश्वास करती हैं, उन तमाम महिलाओं को एक अलग नजरिए से देखती हैं जो सेक्स अब्यूज की शिकार होती हैं, जो शोषण का शिकार होती हैं? क्या यह वास्तविकता है कि महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का मामला सामने आते ही जुडिशरी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। क्या न्यायपालिका के साथ साथ तमाम वकील वर्ग, जो कि दरअसल हम सबों को न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार है, इस तरह के शोषण में लिप्त है? और अगर ऐसा है तो कहां जाए आदमी, कहां जाए आप और हम? यौन शोषण के आरोपों के छींटे एक जज पर भी पड़ गए हैं। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट की एक महिला इंटर्न वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व रिटायर्ड जज पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इंटर्न ने पूर्व जज पर यौन शोषण के आरोप एक ब्लॉग में लिखे अपने आर्टिकल के जरिए लगाए। इंटर्न ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि जब दिल्ली में निर्भया कांड के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, उसी समय सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मेरा यौन शोषण किया। वो जज अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। ब्लॉग के बाद महिला इंटर्न के इन आरोपों को 12 नवंबर को एक अंग्रेजी अखबार ने भी छापा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की अगुवाई में एक जांच कमेटी गठित कर दी। पूर्व जज पर आरोप लगाने वाली इंटर्न अपना बयान इस कमेटी को भी दे चुकी है। What is done to one intern, it shouldn't happen to another one, another girl or boy or any person. That's the main thing. महिला इंटर्न के इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर घटना माना है। आरोपों में घिरे जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच जारी है और उम्मीद है कि सच भी जल्द ही लोगों के सामने होगा। टीम न्यूज नेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से शोमा चौधरी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर वो चाहती तो इस मामले को लेकर सामने आ सकती थी। इस पूरे मामले की छानबीन के साथ साथ तरुण तेजपाल के लिए वाकई में एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो सकती थी। आज वो तरुण तेजपाल के साथ हैं और क्या वाकई में एक महिला की दुश्मन हो सकती है? रेखा जी, देखिए, अगर थोड़ा भी किसी भी व्यक्ति के अंदर ज़मीर होता है तो भले वो पुरुष हो या स्त्री हो,
कहीं पर गलत होता हुआ दिखता है तो उसकी ये नैतिकता के आधार पे और कानून के आधार के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आवाज को बुलंद करे और गलत काम जो हो रहा है उसको सबके नोटिस के अंदर लाए, उसका संज्ञान पुलिस को दिलवाए, जिससे कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाए। जो इस मामले के अंदर हुआ बहुत ही शर्मसार बात है। और शोमा जी या कोई भी औरत हो, अगर वो किसी औरत की और दुर्दशा होते हुए इस तरह से देख रही है तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाके उसकी कंप्लेंट करें। मान लीजिए अगर ये केस आपके सामने होता है और आप अगर देख रही होती कि एक ऐसी लड़की जो शोषण की शिकार रही है अपनी महिला बॉस के सामने कंप्लेन करे और वो उस मामले को दबाने की कोशिश करें, इससे क्या कहेंगे आप? इसको तो कहेंगे कि बिल्कुल ही आपकी जैसे कहते हैं कि आपकी आत्मा जो है वो बिल्कुल मर चुकी है और आप बहुत गैर कानूनी काम भी साथ साथ कर रही है। सबसे पहले अगर मैं उनकी जगह होती तो पहले तो उस लड़की को हिम्मत दिलाती और उसके बाद जाके सबसे पहले उसके हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन में जाती और उसी को कहती कि हिम्मत रखो, पहले तुम अपनी आवाज को बुलंद करो, तुम कंप्लेंट करो। और अगर वो कंप्लेंट नहीं करने को राजी होती तो मैं उसके बिहाफ के ऊपर कंप्लेंट करती। चलिए वर्तिका जी, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मुहावरा पुराना हो गया है कि महिला महिला की दुश्मन है। महिलाओं की दुश्मन पुरुष अपराधी बहुत रहे हैं। नहीं, पुरुष अपराधी है ये तो मान ही लिया गया ना, लेकिन जिस नजरिए से लोग देखते हैं, अपराधी हो सकते हैं, सारे पुरुष भी अपराधी नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ अपराधियों की बात कर रही हूँ। और ये भी हमें मानना चाहिए कि अगर शोमा चौधरी ने कमजोरी दिखाई तो रेवती लॉ ने मजबूती दिखाई। रेवती ने चैनल्स में जाकर वो कहा जो उसने देखा, और रेवती, लेकिन वो तब जबकि सब जगह पूरी बात उठ गई थी। अगर वो नहीं उठी होती तो क्या रेवती वाकई में सामने आती? एक उसने हिम्मत फिर भी दिखाई और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अगले कुछ एक घंटे और भी ज्यादा टेस्टिंग होने वाले, क्योंकि हो सकता है कुछ और विक्टिम्स भी सामने आए। मैं इन सारी समस्याओं का एक सबसे बड़ा सोल्यूशन जो मानती हूँ वो ये है कि यूएन की जब रिपोर्ट कहती हर तीसरी औरत विक्टिम है, कभी ना कभी विक्टिमाइज्ड हुई है या हो सकती है, तो उसका मतलब ये है कि विक्टिम्स हमारे बीच ही हैं। और जब ये विक्टिम्स आपस में जुड़ जाएंगे, विक्टिम को जब हिम्मत देगा और उसे बताएगा कि हम रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रही हैं आप, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो कि शायद होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता, ऐसी बात हम जरूर करते हैं। हो रहा है, लगातार हो रहा है। टीना जी, क्या ये रेवोल्यूशन वाकई में हो सकता है? एक और बात, ये औरतें अलग अलग कमीशन में क्यों नहीं जाती? ये औरतें डिफरेंट एनजीओ में क्यों नहीं जाती? कई औरतें एनजीओ में जाने की बजाय किसी ऐसी औरत के पास जाना ज्यादा ठीक मानती है या आसान मानती है जो ऑलरेडी विक्टिम रही हो। तो विक्टिम को जितना समझ सकता है, मुझे नहीं लगता कि उतनी आसानी से कोई और उसे समझ पाता है। हम अभी सीधे चलते हैं मुंबई। हमारे साथ मधुश्री भी मौजूद है। मधुश्री, क्या आपको नहीं लगता कि कई बार महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं? देखिए, इसके बारे में मैं जरूर कहूंगी, लेकिन पहले तो ये कहूंगी, मुझे लगता है कि ये लोग जो पावर में है, जो एक, तो ये लोग ऐसा रेप क्यों करते हैं, छेड़छाड़ क्यों करते हैं? कॉल गर्ल है, रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं? जो मजबूर लड़की है, उनके सबऑर्डिनेट है, उनके ऊपर भी ऐसा क्यों करते हैं? ये बहुत गलत बात है। और दूसरी बात है, टीना जी आप कुछ कह रही हैं, बताइए। आप मधुर जी को जवाब देना चाहती हैं? बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो प्रोसिक्यूशन हमारे देश में जो है वो इलीगल है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, अलाउड भी नहीं है। और अगर आप ये स्टेटमेंट मार रही हैं कि रेड लाइट एरिया में जाना चाहिए, तो आप एक मजबूर लड़की का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए भेज रही हैं, एक और मजबूर लड़की का एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ये एक महिला के मुंह से ये स्टेटमेंट बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही आई कांट टेक दैट, सॉरी, गैर जिम्मेदारी का स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी। उनको पता ही नहीं था। पहली वाली ने कहा, सुनिए, पहली वाली ने कहा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे नहीं मालूम कहीं होता है। दूसरी फिल्म वालों जो सिंगर हैं वो कह रही हैं वहां चले जाएं। तो ये लोग दूसरी दुनिया में रहते हैं, इनको असली बात का कुछ पता नहीं है। मधुश्री जी जवाब दीजिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए। मतलब हद हो गई। वो जो दूसरे वहाँ पर रेड लाइट एरिया में है, क्या वो महिला नहीं है और क्या वो मधुश्री जी इसका जवाब एक से मधुश्री जी जवाब कहना चाहूंगी, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जो इच्छुक लड़की उनके पास जाना चाहिए, जो इच्छुक नहीं है उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो इच्छुक है उसके पास आप जाइए, जो इच्छुक नहीं है, जो ये करना नहीं चाहते उसके पास जबरदस्ती करें आप। क्या बोल रही हैं आप? ये सिखाने के बजाय
कि ये गलत है, आप सिखा रही हैं कि मर्जी है तो कर लो। हाँ, क्या बोल रही हैं? आप जस्टिफाई कर रही हैं कि आप करिए जो आप करना चाहते हैं। Prostitution is one of the oldest professions in the country, but it is illegal. अच्छा, माफ कीजिए, मैं आप सबों से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम जरा हमारी एक लाइट अभी ठीक से नहीं चल रही। हम तब तक एक रिपोर्ट देख लेते हैं और तकनीकी दिक्कत तुरंत दूर करके वापस आते हैं, चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। माफ कीजिएगा, बस ये रिपोर्ट दुनिया में रहती हर एक पल के साथ सत्ता का आयाम। बाप कथा के सीरीज में कथावाचक आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं भी टीवी और अखबारों की सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन ये सुर्खियां धर्म की आड़ में किए गए उनके कुकर्मों की है, जिसमें यौन शोषण से लेकर रेप तक के इल्जाम शामिल हैं। नाबालिग से यौन शोषण के मामले ने आसाराम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और उनके खिलाफ चार्जशीट तक दायर हो गई। तो वहीं रेप केस में उनका बेटा नारायण साईं पुलिस डायरी में मोस्ट वांटेड बन चुका है और अब उसके पोस्टर शहर दर शहर चिपकाए जा रहे हैं। इसमें कोर्ट ने उसे 10 दिसंबर तक का टाइम दिया है। 10 दिसंबर से पहले उसे कोर्ट के समक्ष हाजिर होना है। अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद 83 का जो कार्यवाही है, प्रॉपर्टी सीजर का, ये सब कार्यवाही आगे का शुरू किया जाएगा। आसाराम पर एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो उनके ऊपर आरोपों की बौछार होने लगी। सूरत में भी 2 सगी बहनों ने आसाराम और उनके बेटे साईं के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। दोनों बहनों में से बड़ी ने आसाराम पर 1997 से 2006 के दौरान लगातार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जबकि छोटी बहन का आरोप है कि साईं ने 2002 से 2005 के बीच सूरत आश्रम में उसका लगातार यौन उत्पीड़न किया। मेरे साथ जो भी हुआ था, यौन शोषण हुआ था, मारपीट हुई थी, वो सब मैंने डिटेल में उसमें बता दिया है। किसने किया था? नारायण ने। 2000 एंड में गई थी दिसंबर में, और 2005 तक मैं उधर रही हूँ आश्रम में। और मेरे साथ नहीं, आश्रम में जितनी लड़कियां सबके साथ ये होता है। इस बीच नारायण साईं की पत्नी जानकी उर्फ शिल्पा ने भी पुलिस को बताया कि उनके पति का जमुना नाम की साधिका से भी अवैध संबंध हैं और दोनों का एक बेटा भी है। उन्होंने बताया कि नारायण साईं की कई दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध, इसी वजह से उन्होंने नारायण साईं से दूरी बना ली और अब उनके तलाक का मामला इंदौर कोर्ट में चल रहा है। नारायण साईं की पत्नी से जो पूछताछ हुई है उस हिसाब से ये इतनी चीज़ें निकल के आई हैं कि उनसे अलग रहती हैं, और चूँकि नारायण साईं का दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध था, इस वजह से अलग रहती हैं। और उन्होंने एक चीज़ कंफर्म की है कि जमुना से जो बेटा है जमुना का, वो नारायण साईं का है। फिलहाल आसाराम और नारायण साईं की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि फरार नारायण साईं को सूरत पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको यह भी दिखा दें कि आखिरकार हमारे देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में दरअसल कितना ज्यादा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 दिसंबर के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। देखिए रिपोर्ट। इस देश में महिलाओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है। उसी देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो एक बड़ी चिंता की वजह भी है। गुड़गांव के सेक्टर 56 में 52 साल के एक व्यक्ति ने 8 साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। आरोपी व्यक्ति बच्ची को गुड़िया दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने के बाद आरोपी ने उसे मारने की भी कोशिश की। इसी महीने की 14 तारीख को नोएडा के सेक्टर 60 में एक बीपीओ में काम करने वाली लड़की के साथ उसी के सहकर्मी ने रेप किया। पीड़ित लड़की और आरोपी पिछले 2 महीने से साथ काम कर रहे थे, लेकिन लड़की के भरोसे को तोड़ते हुए इस युवक ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। अमेठी की एक छात्रा के लिए अखिलेश सरकार का मुफ्त में मिलने वाला लैपटॉप अभिशाप बन गया। फैजाबाद में मुफ्त में मिले सरकारी लैपटॉप को लेकर गाड़ी से घर लौट रही छात्रा को ड्राइवर ने अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। खास बात यह है कि आरोपी ड्राइवर रिश्ते में लड़की का चाचा लगता है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तमाम सरकारी कोशिशों के बाद भी रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं।
दिल्ली में पिछले साल जहां रेप की 706 घटनाएं दर्ज हुई, वहीं 2013 में अब तक 1330 रेप के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2011 में रेप की 2042 घटनाएं सामने आई, जबकि 2012 में ये आंकड़ा 1963 था। रेप के मामलों में मध्य प्रदेश ने दूसरे सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 2011 में एमपी में रेप के 3406 मामले दर्ज हुए, जबकि 2012 में बढ़कर ये संख्या 3425 हो गई। ये सभी आंकड़े पुलिस की फाइलों में दर्ज मामलों के आधार पर सामने आए हैं, जबकि ये एक बड़ा सच है कि रेप के कई मामलों की एफआईआर दर्ज ही नहीं की जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आइए हम अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। मधुश्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधुश्री जी, यहाँ तकनीकी दिक्कत इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। अब जरा ये बताइए, आप जो बातें कह रही हैं अब लोग काफी सख्त आपत्ति ले रही हैं। हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो अचानक आपके खिलाफ आती हुई दिखाई दे। जरा आप जो कह रही हैं एक बार फिर से कहिए। हाँ, दोबारा मत कहना, रॉन्ग मैसेज प्लीज। जी मधुश्री जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी जो इच्छुक है उनके साथ करिए, जो इच्छुक नहीं है, जो मजबूर है उनके ऊपर जबरदस्ती मत करिए। आपके अंदर में काम करते हैं, आपको वो डिपेंड करते हैं जी, और बहुत उम्मीद लेके आए तो आपको ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि आप हिम्मत बांधे रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, आप पहले प्यार से समझाइए, देखिए मुझे ऐसा नहीं करना। अगर नहीं समझे तो उसमें कुछ जोड़ भी करिए और आवाज उठाइए उसमें। इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे प्लेस किए हैं, ये एक क्या समाज को क्या मैसेज दे रही हैं कि जो इच्छुक है उनके साथ कीजिए। लोगों को एक सही चरित्र, सही आचरण का संदेश नहीं दे सकते ये लोग। और इसी वजह से मैंने कहा कि जो मीडिया और मास कम्युनिकेशन का जो तरीका है, उसने एक विमेन का जो गलत पोर्ट्रेल किया है, जो महिला को गलत नजरिए से पेश किया है, वो पूरी तरीके से महिलाओं के विरुद्ध जा रहा है। और उसमें एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। और इन्हीं चीजों ने अक्रॉस द सेक्टर्स महिला को इस तरीके से पेश किया है कि वो कमजोर है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, आप उसका शोषण कर सकते हैं। माफ कीजिए, अगर मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए आज मैं डेविल्स एडवोकेट बनता हूँ, चलिए मैं आप लोगों से कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं के ऊपर जब शोषण किया जाता है तब वो चुपचाप सहती रहती है? क्यों होता है कि वो आवाज नहीं उठाती? क्यों होता है कि उन्हें डर लगता है? क्यों होता है कि उन्हें समाज का डर होता है? क्यों? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं आप? मैं पहला जवाब मैं देती हूँ। मैं पिछले 11 और वाकई में स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं ये डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इसको लेकर। लेकिन आप फटाफट जी। पहली चीज, ये हमारे पूरी ग्रूमिंग सिस्टम, जो हमारा फेमिलियल ग्रूमिंग सिस्टम है, उसकी गलती है। हमने कभी महिला को उसकी शक्ति, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को रियलाइज नहीं करने दिया। इसमें तो सदियों लग जाएंगे। इस देश में देवी मानते थे महिला को, और वही देवी आज शोषित है। मानते थे और आज वो उससे ले चुके हैं। रेखा जी, शायद एक वजह जो है, और जो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये कि जो औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं वो इसलिए क्योंकि कानून के बारे में सबसे पहले तो उनको ज्ञान नहीं है। अज्ञान जो है एक ब्लैक बॉक्स की तरह कि कानून है क्या, एक बेसिक कानून जो है कि एक हर औरत को एक राइट है अपनी एफआईआर दर्ज करने का। पहली बात तो उसके बारे में अज्ञानता है। अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बताइए, कितनी महिलाएं आज पुलिस स्टेशन जाकर। अलका जी आप क्या जा रही हैं? अलका जी, मैं यही बात करूंगी कि जो कानून की जो इमेज जो बनी हुई है, जो हमारी छवि है कानून के बारे में, वो इतनी धूमिल है। मैं उसको बहुत अफसोस के साथ जय जी सबको बोले थे। अलका जी, देखिए, यहाँ पर आपने कहा कि महिलाओं की दुश्मन महिला है या पुरुष है। मैं ये कहना चाहूंगी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की चुप्पी है। और मैं ये भी मानती हूँ एक पीड़ित महिला को अपनी खुद की चुप्पी को तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। आपने यहाँ पर ये कहा कि दोषी कौन है, और जिस तरह से अभी नहीं अलका जी माफ कीजिएगा, जैसा मैंने फिर कहा, मैं अपने दर्शकों के सामने एक बार फिर कहता हूँ, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। हिम्मत क्यों चाहिए चुप्पी तोड़ने के लिए? आप शोषित हो रही हैं, अगर आप अपने खिलाफ हो रहे हैं कानून के बारे में ज्ञान नहीं है। देहरादून की लड़की 2 साल से घूम रही है,
उसकी FIR नहीं हो रही है। देहरादून की लड़की अपनी FIR कराने के लिए एक बड़ा अधिकारी के खिलाफ वो बिल्कुल आगे FIR नहीं हो रही है। यहाँ पर जो लड़की है तहलका में वो अभी तक आगे नहीं आई FIR के लिए। तो दोनों तरह के उदाहरण है, एक तरफ लड़की FIR नहीं करा रही अभी तक और एक तरफ लड़की की FIR नहीं हो रही है। चलिए अलका जी एक सेकंड प्लीज। ये एक होता है फिड्यूशियल रिलेशनशिप जहाँ पर एक ट्रस्ट की भावना आ चुकी होती है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले ये मानना कि मैं विक्टिम हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। खुद को ये मानना कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है और मैं इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हूँ। सेकेंडरी, तो आत्मविश्वास की कमी है ना, आत्मविश्वास की कमी है ना। इकोनॉमिकली क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिकली औरत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आज औरत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी और उसको ये पावर मिल जाएगी कि वो ये अपनी इच्छा से किसी भी जगह पे जा सकती है। देखिए आज भी जो हम अपनी बच्चियों को जो बड़ा करते हैं, हम आज भी यही सोच के बड़ा करते हैं कि कल को हम इनकी शादी करेंगे तो इनमें अच्छे मैनर्स होने चाहिए कि दूसरे परिवार में जाके एडजस्ट हो सके। क्या आप ऐसे अपने बच्चों को बड़ी कर रही? नहीं, मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, लेकिन मैं उसको भी बड़े लेकिन जो आसपास के लोग हैं क्या आप उनको वही परवरिश? बिल्कुल। अगर कोई बच्ची आप देखिए, आप बच्ची अगर लड़की आपकी गुस्सा करेगी, नहीं मैं आपको बताती हूँ, अगर हम भी जब अपने पेरेंट्स के साथ गुस्सा करते थे कभी भी, तो हमारे पेरेंट्स इतना गुस्सा लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके का बर्ताव लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। हम कभी लड़के के लिए नहीं कहते कि वो गुंडागर्दी करके आ रहा है, वो गुस्सा करके आ रहा है, किसी को मार के आ रहा है मोहल्ले में, हम कभी नहीं कहते। इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? अगर आप लोग खुद नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? शमीम जी भी आवाज करते हैं। शमीम एक सेकंड, वर्तिका जी, शमीम जी आप कुछ कहना चाह रही, बताइए। जी आपने जैसे पूछा कि क्या महिला खुद रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब घर के लोग ही बोलेंगे कि नहीं गलती तुम्हारी है कि तुम इतना लेट घूम रहे थे या तुम ऐसा स्कर्ट पहने हुए थे, लेकिन वो कभी लड़कों को नहीं बोलते हैं कि ये गलत है। उनका अगर लड़कों को बचपन से सिखाते हैं घर वाले या माँ उनके बचपन से सिखाते हैं वुमेन का रेस्पेक्ट करने के लिए, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस की चेंज बहुत जरूरी है, ताकि जैसे लेकिन ये थॉट प्रोसेस का चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना, यही तो मसला है। ये प्रॉब्लम जी वर्तिका जी, इससे बड़ा अच्छा लिखते हैं औरतों को लेकर, औरतों को देवी माना जाता है, देवी तुल्य है। इस ऐसे की औरतों को कोई मेरे ख्याल से औरतों को पहले अपने आप को पहचानने की जरूरत है ना वर्तिका जी, और यही पे तो आप लोग नहीं पहचानते अपने आप को। ये कहना बड़ा आसान है, पुलिस नहीं और आप FIR दर्ज कराइए। पुलिस का रवैया जरा देख लीजिए और उसके बाद जो केस हमारे समाज का माहौल देख लीजिए। हम लोग प्रैक्टिकल बात नहीं करते, आप हमारे समाज देहरादून की लड़की का उदाहरण है हमारे सामने कि बेचारी अपनी FIR के लिए दर की ठोकरें खा रही है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं चाहती, एम्पावर्ड नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, बच्चे हैं साथ में, तो मुझे लगता है कि कई बार जो महिला है वो घर की बॉन्डिंग, इमोशन सबको कैरी रिलेशनशिप आ गया ना, वहाँ पे ट्रस्ट आ जाता है, कैरी करके चलती है और कोशिश करती है कि किसी बची रहे। अजय जी अच्छा एक सेकंड जया जी, एक सेकंड जया जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ। टीना जी मैं इसी सवाल का एक्सटेंशन, अगर मान लीजिए कि घर में ये सारी चीजें हो रही हैं और किसी दूसरी महिला के साथ भी ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या महिलाएं उस दूसरी महिला का साथ देती हैं? बिल्कुल नहीं देती। नहीं देती। परिवार में कई महिलाएं हमें तो दबाने के लिए महिलाएं सामने आती हैं ना, तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार महिलाएं हैं, पर सुनीता जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कानून ना होना सबसे बड़ी सुनीता जी सारी बात तो शुरू से घर से, ये शोषण घर से शुरू होता है लड़कियों के साथ, और उसमें जैसा वो कह रही थी डॉक्टर की महिलाएं ही बोलती हैं कि नहीं दब के रहो, ऐसा पहनो, ऐसे करो, रात को मत जाओ, तो ये सारी चीजें हैं। और क्योंकि घर कर जाता है कि हम कमजोर हैं या हमारा शोषण हो सकता है, तो डर जो है ना उससे वो ज्यादा होता है। बरनाली जी ये डर कितना हावी होता है? क्या कोर्ट में भी आप जाती हैं तो आपको ऐसे लगता है? नहीं, एक डर तो होता ही है, एक बदनामी की डर होती है। सबसे ज्यादा डर जो होता है वो बदनामी की होती है। योर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, योर क्वेश्चन, पीपल लुक एट यू विद योर रेज्ड आईब्रोज कि पता नहीं ये कैसे लड़की होगी, ये ऐसे ही लड़की होगी। बट जो आवाज होता है, आई थिंक यू नो इन एन इंडिविजुअल लेवल वन डज रेज अ वॉइस। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सब कोई मतलब एक्सप्लॉयटेशन लेती रहे, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट के मतलब चुपचाप बैठे रहे, वो भी आवाज उठा सकते हैं एट अ पर्सनल लेवल। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त FIR दर्ज किया जाए या कंप्लेन दर्ज किया जाए, बट एज अ वुमन वन शुड प्रोटेस्ट देयर एंड देन इफ इट इज नॉट। लेकिन क्या ऐसा होता है जया जी? मैं आपको बताती हूँ, आपने एक बात बहुत सही कही अजय जी कि अक्सर जो कदम महिलाओं को उठाने चाहिए वो नहीं उठाती हैं,
ये बात से मैं आपकी बिल्कुल अग्री करती हूँ। रीजन ये है कि एक तो वो मेंटली एम्पावर्ड नहीं है वो और इन्फॉर्म्ड भी नहीं है। दूसरी चीज, आपने कानून की बात की। पीसीपीएनडीटी एक्ट को लगभग आज 2 दशक होने के लिए कंप्लीट होते आए हैं, पर हम लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या में कोई कमी नहीं देखी है। इसलिए इसके लिए भी हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन कई बार महिलाएं ही जिम्मेदार होती है। रेखा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। खुद जागरूक होना जरा आप लोग बताइए, क्या आप लोग को नहीं लगता होगा? कि आप लोग को खुद एक दूसरे की आवाज बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, हमें बननी चाहिए आवाज। और लेकिन बात ये होती है कि हम किसको जाके रिपोर्ट करें। कभी कभी ट्रस्ट ही नहीं होता है कि हम कहीं जाके रिपोर्ट करेंगे तो उसका कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा। तो प्रॉब्लम यही होती है। आप बताइए। हाँ जी सर, बिल्कुल ये बात है कि हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, बट द थिंग इज कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। अगर आपके दोस्त के साथ कुछ हो और आप क्या उसके साथ खड़ी होंगी? बिल्कुल खड़े होंगे, बट ये होता है कि सोसाइटी या हमारी खुद की फैमिली हम लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। इस डर से हम चुपचाप बैठ जाते हैं। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो सोसाइटी की आती है कि हाँ ठीक है, फैमिली को भी समझा लेंगे, बट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है बाद में। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग अपने दोस्तों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँगा। जैसे हमने दामिनी के केस में देखा, जब तक भीड़ नहीं जुटती तब तक कोई काम होता नहीं। चलिए वर्तिका जी। देखिए ऐसा है अजय, औरत की दुश्मन वाला डिबेट ये नहीं है। नहीं, आप जुमले पर मत जाइए, आप जुमले पर मत जाइए। जहाँ जी ने जो बात कही है उसी को बात लेकर आगे बढ़िए। कितनी औरतें आगे आके दूसरों की मदद करती हुई दिखाई देती हैं? अब करती है, समय बदल रहा है। कब से बदल गया? आप बताइए, 16 तारीख को इतनी सारी, 16 तारीख के बाद कितनी सारी महिलाएं सड़कों पर आई, क्या बदलता हुआ दिखाई दिया? सच कह रहे हैं। लिसन वर्तिका जी, मैं सभी महिलाओं से यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ये कड़वी सच्चाई है जो हम लोगों को एक्सेप्ट करनी है। और जो लोग महिलाएं ऐसे पोजीशंस पे हैं जो इसको यहाँ से कैटलिस्ट की तरह आगे ले जा सकती हैं, हमें बहुत हो गया। पिछले 3 दशकों से मैं सुन रही हूँ, हमें अपना अधिकार दो, हमें नहीं मजबूरी से मांगना, हमें पता होना चाहिए क्या अधिकार है और हम छीन लेंगे। हम महिलाओं रेखा जी, लेकिन क्या वास्तविकता है? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, रखना पड़ेगा। ही करके दिखा सकती थी, नहीं क्या ना? अगर पावर पे बैठती है अजय तो वो नहीं करती है। अजय जी रेखा जी, देखिए जो कानून है अपना अधिकार छीनने की बात हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव है, 70 में से पार्टियां 50% और 33% सीटें देने की बात कर रही है। अधिकार की बात, एक पार्टी ने 7 ये अधिकार है 16 दिसंबर के बाद। अलका जी ये बताइए ना कि आप जैसी तमाम महिलाएं जो आज राजनीति में सक्रिय हैं, आप लोगों ने आज तक कितनी सीटें हासिल की? हमें बराबरी का अधिकार मिलेगा, हमारा योगदान होगा, हम बदलाव लाएंगे। मैं किसी यूटोपियन सोसाइटी की बात नहीं कर रही, पर जो अपना बेसिक कानून है उसके अंदर काफी कुछ है ऐसा जिसको अगर हम अवेल करने कानून तो बहुत है रेखा जी, लेकिन ऐसे कितने मामले आपके सामने आ जाते हैं जहां आप महिलाओं को खुद अपने अधिकार के लिए लड़ती हुई देखती हैं? औरत अपनी कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होती। ये एक रियलिस्टिक फैक्ट है जिसको मैं एडमिट करती हूँ। रोज ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि लड़की यही कहती है सबसे पहले कि मेरे को शर्म आई अपनी कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए, मैं इतने दिन के बाद हिम्मत जुटा पाई। मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए 8% हमारे पास आज की तारीख में पार्लियामेंट में महिलाएं हैं। छोड़िए, जो बात अभी रेखा जी ने कही, लड़कियों को शर्म आती है अपना कंप्लेंट दर्ज करने में, और जब तक शर्म आती रहेगी आप अपनी हक की आवाज कैसे आगे उठा सकते हैं? मैं आप विश्वास मानिए कि अगर आज भी मेरे साथ भी अगर ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो तो मैं एक बार जाने से पहले सोचूंगी, डर लगेगा। हमारा सोशल मेंटालिटी जो आपने कहा है ना कि महिलाओं को कब सुरक्षित वो महसूस करेंगी, सबसे पहले उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में लाना होगा। दूसरी बात, वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके बहुत अच्छे रूल्स बने हुए हैं, लेकिन जितने सेक्सुअल सेल बने हुए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल जो बने हुए हैं, वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वही हुआ है शोभा ने जो किया, मतलब कंप्लेंट आपके पास बिल्कुल पनिशमेंट मिलता ही नहीं है। चलिए प्रॉब्लम ये शमीम जी, अनुजा जी एक सेकंड, शमीम जी मैं आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। क्या महिलाओं को आगे बढ़कर खुद आज अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या यूं ही घर में बैठकर बस बातें होती रहेंगी? जी बिल्कुल,
ये यूनानिमस डिसीजन है। जी प्लीज। जी मुझे लगता है कि आगे बढ़कर अपने लिए लड़ाई करनी चाहिए और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंट हो सबसे पहले। और सोसाइटी जो हमारी है बहुत ही हिपोक्रिट है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ये सोसाइटी की हिपोक्रेसी जब चेंज होगी, जब घर से ही जब माँ या बहन जो दूसरे महिला है घर में, दूर करने की जरूरत है जो कि होता हुआ कब। जया जी आखिरी टिप्पणी आपकी, इससे पहले हम शो खत्म करें। मैं आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी जो आपने डेविल्स एडवोकेट बनके जिस मुद्दे को सामने लाए हैं, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ कि आपने जो थॉट इंस्टिगेट की है कि महिलाएं अपने आप इंडिपेंडेंट हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचाने, संगठित हो और महिलाएं आगे चल करके जितनी उनकी एबिलिटी, स्किल्स, कैपेसिटी है और ना डरे। और इम्पोर्टेंट ये है कि वो इतनी एम्पावर हो कि विक्टिमाइज ना बने। मैं इस चीज को चाहती हूँ। इसीलिए सिर्फ ये चीज का सिर्फ सोल्यूशन यही है कि औरत को औरत के साथ खड़ा होना पड़ेगा घर से ही। कोई अगर घर में उस बदसलूकी हो रही है, अगर वो माँ है, सास है, बहन है या ननंद है, कोई भी है, कहीं पर भी किसी भी ओहदे पे है, वो उसको रोके, वहीं पर उसके लिए उस आदमी को घर, अपने घर को खुद और अपराधी को अपने घर को खुद कोच बना दो और वहीं पर ही शुरुआत करो। माफ कीजिएगा, समय कम है वरना चर्चा को हम और आगे बढ़ा पाते। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है, महिलाओं को आज अपनी आवाज को बुलंद करना ही होगा। इसके अलावा माफ कीजिएगा कोई और चारा है भी नहीं। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।